गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बहुत सारा छोटा छोटा चीज पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में बड़ा डिराइवेशन किए थे। तो अगर वो क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो आप उसको डिराइव करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या करता है, वो डिराइवेशन ना पूछ के उस फॉर्मूले पर आधारित कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, कभी न्यूमेरिकल्स पूछ लेता है। तो उन सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग इसको कॉन्सेप्ट का नाम दे सकते हैं। आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट्स में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फ्रिंज विड्थ इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। मैं एक बार फिर से सारे शब्दों का परिचय दे दूं। बीटा फ्रिंज विड्थ है, लैम्डा वेवलेंथ है, डी क्या है तो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, और स्मॉल डी क्या है S1 S2 के बीच का डिस्टेंस है। कहता है आप यहां से इसको सोचें, मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट हैं। अगर हम छोटा डी का मान बढ़ाएंगे तो बीटा का मान घट जाएगा, इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा का मान बढ़ाएंगे तो बीटा का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बड़ा डी का मान बढ़ाएंगे तो बीटा का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या इससे क्लियर होता है कि फ्रिंज विड्थ दो चीजों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक चीज पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी पर ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछता है कि किसी भी सबसे पहले तो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि फ्रिंज विड्थ कितने बातों पे डिपेंड करता है। तो कहेंगे फ्रिंज विड्थ 3 बात पे डिपेंड करता है। लाइट के वेवलेंथ पर, स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस पर, और दोनों स्लिट के बीच के डिस्टेंस पर, उसके बीच के दूरी पे। इसलिए मैंने लिखा बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? कभी कभी क्या करेगा ऑब्जेक्टिव में, बोलेगा अगर हम लोग लाइट की वेवलेंथ को डबल कर दें तो फ्रिंज विड्थ पर क्या असर पड़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको डबल करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, इसको हाफ करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी बोलेगा कि स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को अगर हम डबल कर दें तो फ्रिंज विड्थ पर क्या असर पड़ेगा। तो बड़ा डी का मान अगर डबल करते हैं तो बीटा का मान भी डबल हो जाएगा। बोलेगा कि दोनों स्लिट के बीच के डिस्टेंस को अगर डबल कर दे तो फ्रिंज विड्थ पर क्या असर पड़ेगा, यानी डी का मान अगर डबल कर दे तो बीटा पर क्या असर पड़ेगा। तो आप इसको डबल करोगे ये हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी पर आधारित एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ चुका है 2 मार्क्स के रूप में। एक बार नहीं 2 बार पूछ चुका है। कहता है इंटरफेरेंस फ्रिंजेज कैन नॉट बी क्लियरली डिटेक्टेड। इंटरफेरेंस फ्रिंजेज जो बनता है वो स्पष्ट रूप से नहीं पता चलता है या नहीं पता किया जा सकता है। कब? When slits are far apart. Explain it. Explain why. ऐसा क्यों? क्या कहता है क्वेश्चन को समझिए। मान लो कि ये स्क्रीन है और ये स्लिट है। ये समझ लीजिए कि ये स्लिट है। इस प्रकार से ये S1 और S2 मान लीजिए, ये S1 और ये S2 है। इसको S1 बोलेंगे, इसको S2 बोलेंगे। अब कहता है कि ये जो स्क्रीन आप बनाए हो इसमें फ्रिंजेज स्पष्ट नहीं पता चलता है। कब? जब हम S1 और S2 को एक दूसरे से दूर कर देते हैं। तो बच्चों ध्यान देने की आवश्यकता है कि S1 और S2 के बीच के डिस्टेंस को छोटा डी कहते हैं, और यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को बड़ा डी कहते हैं। ये स्क्रीन हो गया। टर्म्स को बहुत बढ़िया से समझना। S1 S2 के बीच के डिस्टेंस को छोटा डी कहते हैं, यहां से स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को बड़ा डी कहते हैं, और फ्रिंजेज बनता स्क्रीन के ऊपर है। तो क्या बोलता है कि इस स्क्रीन पर फ्रिंजेज स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता है। जब
S1 और S2 को एक दूसरे से दूर कर देते हैं। तो जरा समझिए कि S1 S2 जब एक दूसरे से दूर हो जाएगा तो D का मान बढ़ जाएगा, और जब D का मान बड़ा हो जाएगा तो अभी आपको हम फॉर्मूला यहीं पे दिखाए कि बीटा बराबर लैम्डा D अपॉन D। जब इस D का मान काफी बड़ा हो जाएगा तो इसका मान काफी छोटा हो जाएगा, और बीटा का मान छोटा होने का मतलब ये जो फ्रिंजेस बनेगा इसके बीच के डिस्टेंस को बीटा कहेंगे। तो जब बीटा का मान काफी छोटा हो जाएगा तो फ्रिंजेस एक दूसरे से सट जाएंगे, और जब सभी फ्रिंजेस एक दूसरे से सटने लगेंगे तो आपको इस पर स्पष्ट रूप से फ्रिंजेस दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा समस्या क्यों हुआ? क्योंकि बीटा का मान काफी छोटा हो गया। बीटा का मान छोटा क्यों हो गया? क्योंकि आप छोटा d का मान बढ़ा दिए थे। ये क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि S1 और S2 को आप एक दूसरे से काफी दूर कर दिए थे। इसलिए ये क्वेश्चन कहता है कि जब स्लिट्स आर फार अपार्ट, जब स्लिट को एक दूसरे से काफी दूर कर देते हैं तो फ्रिंजेस स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब स्लिट्स को दूर करते हैं तो स्मॉल d का मान बढ़ जाता है, और स्मॉल d का मान बढ़ने से इस फॉर्मूला के मुताबिक लैम्डा d अपॉन d, जब छोटा d का मान बड़ा हो जाएगा तो उस स्थिति में बीटा का मान काफी छोटा हो जाएगा, और बीटा का मान छोटा होने से सभी फ्रिंजेस एक दूसरे से सटने लगते हैं, और परिणाम ये होता है कि फ्रिंजेस हमको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो इतना इसमें फिगर छाप के नहीं बताना था, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बताएं। इसका जवाब कैसे लिखेंगे वो आपको नोट्स में अभी हम भेज चुके हैं। आज के डेट में हम भेज चुके हैं आपके PDF के रूप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप यहाँ से बातों को केवल समझें, इसके आगे की बात अभी हम नेक्स्ट बताते हैं। बच्चों, इंटरफेरेंस में इसी टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। इंपॉर्टेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो बहुत छोटा है, आप आसानी से समझ जाओगे, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इसका डेफिनेशन पूछ देता है। नाम उसका है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड का मतलब होता है टिकाऊ, टिक जाना। जहां जो चीज बन गया वहीं पे टिक जाना। नहीं कहता है, बहुत बच्चों कहा जाता है तुम हजारीबाग में नहीं टिकते हो, मतलब आते हो और चले जाते हो, आते हैं और चले जाते हो। बहुत बार कहा जाता है कि तुम फलाने ट्यूशन में नहीं टिक पाओगे क्योंकि वहां का सिस्टम शायद तुम नहीं एडजस्ट कर पाओगे। तो सस्टेन का मतलब होता है टिकना, उस पर जम जाना, उस पर फिक्स हो जाना। और इंटरफेरेंस तो इंटरफेरेंस है, दो लाइट वेव्स के मिलन प्रक्रिया को आप इंटरफेरेंस कहते हैं। तो सस्टेन इंटरफेरेंस किसे कहते हैं? कहता है सस्टेन इंटरफेरेंस में मान लीजिए ये हमारा दो ठो स्लिट है। पहले स्लिट बनाते हैं S1 और एक हमारा ये दूसरा स्लिट है S2, और इसके बीच के डिस्टेंस को मैंने कहा D। S1 और S2 था, इसको स्लिट बोलते हैं। यहां से कुछ दूरी पर हम स्क्रीन बनाते हैं, ये स्क्रीन हुआ। इस स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है उसको बड़ा D कहते हैं। यहां से लाइट वेव्स निकलेगा और यहां पर जाके इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से निकलेगा और यहां पर जाकर के इस प्रकार से मिलेगा। यहां भी फ्रिंज बनेगा, यहां भी कौन सा फ्रिंज बनेगा इसको मत अब ध्यान दीजिए, फ्रिंज बनेगा। यहां भी फ्रिंज बनेगा, हो सकता है यहां भी फ्रिंज बनेगा। इस प्रकार से फ्रिंजेस बनते चलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि स्क्रीन के ऊपर जो फ्रिंज बन जाता है तो फ्रिंज का जो पोजीशन है, पोजीशन इसका जगह वो आगे पीछे इस प्रकार से खिसकते रहता है। जब खिसकते रहता है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जिसको बीटा कहते हो, जब मान लो कि इसका स्थान आगे पीछे होता रहेगा तो बीटा का मान चेंज करेगा। अब बीटा का मान चेंज करेगा तो शायद इस टॉपिक के लिए वो सुटेबल नहीं होगा।
कहता है वैसा इंटरफेरेंस जिसमें फ्रिंजेज का पोजीशन स्क्रीन के ऊपर जहां एक बार बन गया वहां पर फिक्स हो जाए। अगर फ्रिंजेज का पोजीशन किसी स्थान पर फिक्स्ड हो जाए, मतलब जहां बन गया, अगर यह डार्क बना, यहां डार्क बना, तो उस जगह को परमानेंटली फिक्स कर गया, अपने जगह को चेंज नहीं कर रहा है। और जब जगह नहीं चेंज होगा फ्रिंजेज का, तो इसके बीच का डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। अगर इसके बीच का गैप 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर परमानेंट रहेगा। तो कहता है वैसा इंटरफेरेंस जिसमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का पोजीशन स्क्रीन पर फिक्स्ड हो जाए, पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन रिमेन फिक्स्ड, such type of interference is called sustained interference। डेफिनेशन आपको लिख के दे चुके हैं। अब सवाल उठता है कि सर ऐसा इंटरफेरेंस बनने के लिए कौन कौन सा कंडीशन पूरा होना चाहिए। मैं सिलेबस के एक पार्ट को पढ़ा रहा हूं, कोई पार्ट छोड़ नहीं रहे, जबकि इस बार आपका परीक्षा सिलेबस कटौती में होगा, लेकिन मुझे नहीं पता अभी कौन टॉपिक कटेगा कौन टॉपिक रहेगा, इसलिए मैं सिस्टमैटिक पढ़ा रहा हूं। कहता है ऐसा इंटरफेरेंस बनने के लिए कौन कौन सा कंडीशन पूरा होना चाहिए। तो पहला कंडीशन कहता है टू सोर्सेस इमिट लाइट वेव्स कंटिन्यूअसली। ये दो सोर्स जो S1 S2 है, यहां से लगातार लाइट वेव्स निकलना चाहिए। मान लीजिए कि S1 अपना वेव्स दे रहा है, S2 बोला आज लाइट वेव्स नहीं देंगे, संडे है छुट्टी कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर यहां पर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं बन पाएगा। सस्टेन बनने के लिए दोनों को अपना लाइट लगातार इमिट करना पड़ेगा, इमिट मतलब उत्सर्जित करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, लाइट वेव्स शुड हैव सेम वेवलेंथ। S1 से जो लाइट वेव निकलेगा और S2 से जो लाइट वेव निकलेगा, ये दोनों का लैम्डा जो होगा वो आपस में सेम होना चाहिए, वेवलेंथ सेम होना चाहिए। ऐसी वेवलेंथ सेम ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये कोहेरेंट सोर्सेस होता है और कोहेरेंट सोर्सेस से कभी भी अलग अलग वेवलेंथ का लाइट इमिट नहीं होता है, तो ये तो निश्चित तौर पे होगा ही होगा। तीसरा पॉइंट, लाइट वेव्स शुड हैव सेम एम्पलीट्यूड। अभी तक हम लोग एम्पलीट्यूड को कभी इक्वल नहीं मानते थे। हम लोग हमेशा इंटरफेरेंस में पहला वेव के एम्पलीट्यूड को A मानते थे, दूसरा वेव के एम्पलीट्यूड को B मानते थे, अलग अलग मानते थे। तो इंटरफेरेंस करवाने के लिए अलग अलग एम्पलीट्यूड हो सकता है, लेकिन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कराने के लिए ये दोनों का मान आपस में इक्वल रखना पड़ेगा, मतलब एम्पलीट्यूड दोनों लाइट वेव का बराबर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, टू सोर्सेस ऑफ लाइट वेव्स मस्ट हैव नैरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नैरो। ये बीच में जो आप छिद्र किए थे, ये जो आप छिद्र किए थे जिससे लाइट यहां से निकल के जा रहा था, इसके बीच का जो गैप है, छिद्र जिसको कहते हैं, वो बहुत छोटा होना चाहिए। नैरो मतलब संकीर्ण, काफी छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा इतना चौड़ा कर देंगे और यहां से सस्टेन्ड इंटरफेरेंस खोजेंगे, कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दोनों सोर्स स्लिट होना चाहिए, दोनों स्लिट नैरो होना चाहिए। नैरो मतलब संकीर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द सोर्सेस ऑफ लाइट वेव्स मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर। S1 और S2 एक दूसरे से नजदीक होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। दूर होने से क्या होगा, थोड़ा देर पहले समझाए थे कि जब एक S1 S2 को एक दूसरे से दूर कर दोगे तो फ्रिंज विड्थ का मान काफी छोटा हो जाएगा और फ्रिंजेस आपस में सटने लगेगा, और उस स्थिति में कभी भी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं बन सकता है। बच्चों, इसके बाद इस टॉपिक के बाद हम आज के PDF में दो न्यूमेरिकल्स भी भेजे थे। आप उस दोनों न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कभी D का मान दिया, कभी D का मान दिया और बीटा का मान पूछ लिया, तो उस तरह के क्वेश्चंस को पढ़िएगा और न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश कीजिएगा।
ना समझ में आए तो पूछिएगा, लेकिन हमको लगता है इतनी सारी चीज बता देने के बाद निश्चित तौर पे आप वो क्वेश्चन को बना लेंगे। ऐसे ही बनाया हुआ भी है और आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ भी जाएंगे। आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में।